तो दोस्तों फिर एक बार आपके लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ी, आगे नहीं बढ़ा सकते लॉकडाउन। पीएम संघ मीटिंग से पहले एकजुट हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात से पहले ही कांग्रेस ने 23 अप्रैल 2020 को कहा कि मौजूदा स्वरूप का लॉकडाउन स्थिर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। मीटिंग में केंद्र सरकार से कहा गया है कि 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के आखिरी 10 दिनों में डिटेल से एग्जिट पॉलिसी बनाए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तैयार की गई पार्टी के रुख को सोमवार को पीएम के साथ बातचीत के दौरान उसके मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यक्त किए जाने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि राज्य को अपनी योजनाओं को खुद बनाने की अनुमति दी जाए। वहीं राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने CWC में इस बात पर जोर दिया है कि केंद्र को गैर नॉन स्टॉप जोन में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल और पुडुचेरी के सीएम बी नारायण स्वामी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने राज्य में वित्तीय संकट और टेस्टिंग किट की कमी के बारे में भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी महामारी के संकट के समय भी नफरत का वायरस फैलाने और सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति में लगी हुई है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है जो है सभी मुख्यमंत्रियों ने। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की मांग, तबलीगी जमात पर लगे बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में जमातियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसी कड़ी में आयोग के 2 सदस्यों ने जमात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने लिखा है कि निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लेने वाले जमातियों ने पूरे देश में इस संक्रमण को फैला दिया है। वहीं आपको बता दें कि आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि तबलीगी जमातियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने कहा कि तमाम सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मसले पर विचार किया और उसके बाद इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। लिहाजा तबलीगी जमातियों पर राज्य सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो योगी सरकार से काफी बड़ी मांग की है अल्पसंख्यक आयोग ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सोनिया पर टिप्पणी के मामले में 1 दर्जन से अधिक FIR सुप्रीम कोर्ट गए अर्नब गोस्वामी। आज होगी सुनवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप को लेकर देश भर के कांग्रेस शासित राज्यों में अपने खिलाफ 1 दर्जन से अधिक FIR दर्ज होने के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अर्नब की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह सुनवाई करेंगे। दूसरी तरफ अर्नब के खिलाफ गुरुवार को भी कई कांग्रेस शासित राज्यों में मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी रहा है। अर्नब के खिलाफ पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक FIR कांग्रेस नेताओं के द्वारा दर्ज कराई जा चुकी हैं। कल देर रात मुंबई में अर्नब पर अकथित रूप से हमला हुआ था और इसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने जो है इस अपमानजनक टिप्पणी का बदला लेने के लिए अपने गुंडे भेजे और मुझ पर हमला कराया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट हैगा अर्नब गोस्वामी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर लगाए संवैधानिक धर्म लांघने के आरोप पत्र लिखकर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन के कामकाज में वह लगातार हस्तक्षेप कर रही हैं और उनसे कहा है कि वह फैसला करें कि संवैधानिक धर्म की सीमा रेखा किसने लांघी है। राज्यपाल को कड़े शब्दों में लिखे 7 पन्नों के पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि धनखड़ भूल गए हैं कि वह ममता एक गौरवशाली भारतीय राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जबकि वह नियुक्त किए गए हैं। ममता बनर्जी ने पत्र में कहा कि ये आपको फैसला करना है कि किसने संवैधानिक धर्म का उल्लंघन किया है और संवैधानिक पदाधिकारियों में किसने मर्यादा के भूल नियमों को लांघा है। तो ये काफी बड़ी फटकार लगाई है सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को, क्योंकि वे लगातार महामारी के बीच जो भी ममता बनर्जी फैसला ले रही थी उसके आड़े हाथ आ रहे थे और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फटकार लगाई है और कहा कि आप टांग मत अड़ाइएगा मेरे काम में।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे ग्राम पंचायत को संबोधित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को देश की ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे। पंचायत राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय पर ग्राम पंचायत को संबोधित करेंगे जब देश भर में महामारी का प्रकोप सबसे तेज है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ग्राम पंचायत को आगाह करेंगे कि महामारी अब जो है सिटी से निकलकर ग्रामों में भी फैलने लगी है, तो इसी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से कहा शराब की दुकानें महाराष्ट्र में खोल दी जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र में शराब की दुकान खोलने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कोषागार में राजस्व बढ़ेगा। राज्य ने इसके पीछे ये तर्क दिया है कि महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। अगर राज्य सरकार जो है शराब की दुकान खोलने की अनुमति देगी तो इससे जो है राजस्व बढ़ेगा और हालात सुधरेंगे। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि जब तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा तब तक शराब की दुकानें किसी कीमत पर नहीं खोली जाएंगी। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों से कहा सोशल मीडिया पर शेयर ना करें प्रॉब्लम। कपिल शर्मा ने कसा तंजिया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल की ओर से महामारी ड्यूटी में तैनात सभी मेडिकल स्टाफ को किसी भी समस्या को सोशल मीडिया पर समस्याओं को हाईलाइट करने से बचने को कहा गया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी में आ रही किसी भी दिक्कत के लिए स्टाफ डिपार्टमेंट हेड के पास शिकायत भेज सकता है, लेकिन हायर अथॉरिटी को जानकारी दिए बिना सोशल मीडिया समस्याओं को पब्लिक करना उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो हर जगह होता है और एक सामान्य प्रोटोकॉल है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल की तरफ से ये गाइडलाइन आने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि केजरीवाल सरकार का आर्डर कोई डॉक्टर, नर्स या कर्मचारी अपनी प्रॉब्लम ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर नहीं शेयर करेगा। मीडिया को बताने पर भी प्रतिबंध है। खाना, मास्क कुछ ना मिले चुप रहो, ये आर्डर इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार के सारे झूठ की पोल खुल रही है। तो ये काफी बड़ा जो है हमला बोला है कपिल मिश्रा ने, जो बीजेपी के एक विधायक हैं जो है उन पर। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने वाले 850 छात्रों को लाने हरियाणा सरकार ने भेजी 16 बसें। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने दोहराया अपना पिछला आदेश, छात्रों और मजदूरों से ना मांगे मकान मालिक किराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली सरकार की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जो है लॉकडाउन 2 के दौरान जो भी छात्र या प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंस गए हैं और उनसे कोई भी मकान मालिक किराया नहीं मांगे और उन्हें अपने घर से नहीं निकाले, अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन जब 21 दिन का लगा था तभी ये ऐलान किया था, लेकिन अब लॉकडाउन 2 लगा है, इसमें भी केजरीवाल ने अपना वादा दोहराया है और आदेश दिए कि कोई भी मकान मालिक छात्र या प्रवासी मजदूर से घर खाली ना कराए और उससे किसी भी प्रकार का 3 महीने तक किराया नहीं मांगे। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार ने रेल मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाए केंद्र की मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार 3 मई से लॉकडाउन को और आगे बढ़ाती है तो वह सबसे पहले विशेष ट्रेनें चलाए जिसके द्वारा जो प्रवासी मजदूर राज्यों में फंसे हुए हैं वो अपने घर तक पहुंच सकें। उसके बाद ही जो केंद्र की मोदी सरकार 3 मई के बाद आगे लॉकडाउन बढ़ाए। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है अजीत पवार ने। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा ओछी राजनीति बंद करे, महामारी से लड़ने में सरकार की मदद कीजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी का कांग्रेस पर यह पलटवार आया है। कहा है कि जो है कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही, कह रही कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद नहीं की है। वहीं महामारी से लड़ने के लिए भी सरकार राज्यों की किसी प्रकार से जो है वित्तीय सहायता नहीं कर रही है और जो है राज्य में भी और देश में भी किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर रही है राहत को लेकर। इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो है
कांग्रेस इस समय में भी जो है महामारी से लड़ने के समय में भी सरकार की मदद करे और ओछी राजनीति को छोड़ दे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। महामारी संकट से अच्छे से निपट रही है मोदी सरकार, देश के 93.5% लोगों को भरोसा। सर्वे, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि TV9 भारत वर्ष ने एक सर्वे किया है जिसमें केंद्र की मोदी सरकार से सवाल जो है लोगों ने पूछा है कि 93.5% लोगों को जो है मोदी सरकार पर भरोसा है कि जो भी मोदी सरकार कदम उठा रही है वो महामारी से लड़ने के लिए ठीक कदम उठा रही है। वहीं 93.5% लोगों ने ये भरोसा जो है मोदी सरकार पर जताया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। वित्त मंत्री के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक, एक और राहत पैकेज का हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरे राहत पैकेज के लिए देश में घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन 2 में किसी भी प्रकार की केंद्र की मोदी सरकार ने किसी भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की थी। वहीं 19 दिन का जो है लॉकडाउन देश में आगे बढ़ा दिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने जब लॉकडाउन को 21 दिन के लिए बढ़ाया था तो 1.70 लाख हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर भी 3 महीने तक दिया था और 5 किलो राशन भी फ्री 3 महीने तक देने का फैसला किया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी दूसरे जो है राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं लॉकडाउन 2 में। तो ये काफी बड़ा अपडेट है वित्त मंत्रालय की तरफ से। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बंगले पर तैनात सुरक्षा गार्ड निकला कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बंगले पर जो व्यक्ति सुरक्षा गार्ड तैनात था वो महामारी पॉजिटिव निकला है। वहीं आपको बता दें कि अब जल्द ही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बंगले को सील कर उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। दिल्ली सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स समेत 14 स्टाफ कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ भी जो है कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और पूरे दिल्ली में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड महामारी पॉजिटिव, 24 घंटे के अंदर राज्य में बढ़े 778 केस, जो देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है कि अब जो है राजनेता भी जो है महामारी से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, महामारी की पहली जांच के लिए 2500 से रुपये ज्यादा नहीं ले सकते प्राइवेट लैब, स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहले देश में जब कोई भी व्यक्ति महामारी की जांच कराता तो 4500 रुपये जाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश दिया है प्राइवेट लैबों को कोई भी व्यक्ति महामारी का अगर टेस्ट कराने आता है तो उससे 2500 से ज्यादा रुपये नहीं वसूले जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी प्राइवेट लैब पर। तो ये काफी बड़ी राहत दी है उत्तर प्रदेश की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 4 बड़े संस्थानों ने बताया मई के अंत तक देश में कोरोना से हो सकती हैं 38,000 से ज्यादा मौतें, वहीं 5.5 लाख तक लोग हो सकते हैं इस महामारी से संक्रमित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में महामारी के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। देश में मई के अंत तक बुरे हालात पैदा हो सकते हैं और संक्रमण से मरने वालों की संख्या मौजूदा 681 के आंकड़े से बढ़कर 38,220 तक पहुंच सकती है। वहीं संक्रमितों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंचने के आसार हैं। ये अनुमान भारत की 4 बड़े संस्थानों की रिसर्च में सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिसर्च में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और ITI बॉम्बे और आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे शामिल है। रिसर्च के मुताबिक मई में बड़ी संख्या में केस बढ़ने के बाद देश में 76,000 ICU बेड की जरूरत होगी। गौरतलब है कि इन 4 संस्थानों ने इटली और न्यूयॉर्क पर भी कई की गई और संक्रमण की भविष्यवाणी तकरीबन सही साबित हुई थी। वहीं आपको बता दें कि JNCASR के एसोसिएशन प्रोफेसर संतोष ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि मौजूदा डेटा के आधार पर इस मॉडल से वर्ल्ड केस एस्टीमेट निकाला गया है। मई तक 19 मृतकों का आंकड़ा 38,000 के पार रहेगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है जो है 4 संस्थानों ने बताया है कि मई के अंत तक वहीं 38,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से भारत में मौत होगी। वहीं इटली पर भी इन्होंने रिसर्च की थी और उसमें भी यही सारी चीजें बताई थी। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है भारत की 4 बड़ी संस्थाओं ने। डिप्टी स्पीकर पर फेंक किए वो भी हमने देखा था और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो।